Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Why the number is still not meeting my standards, guys? Please ask your friends, your fellow colleagues to join fast. Today's session is very important session. As you can see, it's legal formalities for disbursement of loans. So please ask your fellow colleagues to join as fast as possible. This session is very, very important, guys. Should not be missed at all. Ma'am, should I start the session? नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया है। कुछ स्टार्ट पार्टिसिपेंट्स करवा देते हैं सर। की डिमांड है कि हमारे स्पीकर्स का जो लेक्चर होना चाहिए वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए। ठीक तो है। कोशिश ये करिए कि हमारे सारे स्पीकर्स क्योंकि हिंदी भी बोल सकते हैं तो लैंग्वेज मिक्स होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है सर। स्पीकर्स हैं। इसको इंग्लिश इसलिए रखा गया था कि कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे जो डाउन साउथ के हैं उनको समझने में दिक्कत ना हो, बट इसलिए हिंदी और इंग्लिश में होना जरूरी है। चलिए ठीक है सर। जी जी, हमारे करीब उत्तर प्रदेश से और नॉर्दर्न ईस्ट से काफी लोग हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो रही, रिमोट एरिया से भी हैं लोग। जी जी जी, कि हमारे पास है मैसेज आया है कि हिंदी में भी अगर कुछ कहा जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नहीं, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो हमारी समझ से सारे पार्टिसिपेंट हिंदी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, भले वो साउथ के हों, वेस्ट के हों, नॉर्थ के हों, ईस्ट के हों। तो पार्टिसिपेंट से पूछ लेते हैं। पार्टिसिपेंट्स, डू यू हैव एनी इशू इफ द स्पीकर हिंदी में पूछिए, हिंदी में। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स आपको हिंदी में अगर सेशन होता है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? नो, जहाँ तक presentations will be in English and the conversation we may have in Hindi also, right? We'll have the sessions from now on. We'll have the sessions in both English and Hindi mixed, right? So that everybody is able to understand it properly. हम सब लोग उसको अच्छे से समझ सकेंगे। अब से जो भी सेशंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में किए जाएंगे। तो क्योंकि आप उद्यमी बनने जा रहे हैं और उद्यमी को मार्केट में भी जाना है। आप जो कस्टमर है वो हिंदी भी बोल सकता है, अंग्रेजी भी बोल सकता है और भाषाएं भी बोल सकता है। तो आपको हमारी समझ से सारे भाषाओं में कुछ न कुछ महारत होनी चाहिए। कम से कम समझने की आदत तो हमें डालनी पड़ेगी। तो हिंदी अंग्रेजी में कोई हमारी समझ से, हिंदी चूंकि संपर्क भाषा है भारत की, तो इसमें कोई कष्ट नहीं होगा किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। I think we can start, madam. Yes. Okay. शुरू कर सकते हैं। Good afternoon to all participants. Now today is the fourth day, and now I'm going to start the session 1 on the topic of legal formalities for loan disbursement by Dr. Sharad Kumar Gupta. पहले हम लोग अपना वीडियो ऑन कर लें और ये पीपीटी है इसको थोड़ा देर रोक, क्योंकि हमारा एक सेशन का पहला वीडियो फोटोग्राफ हो जाना चाहिए कि कितने Participants, please switch on your video. I request you to all participants, please switch on your video before starting the session.
Okay, now okay. Should I start, ma'am? Yes, of course. Okay, thank you, ma'am. So today's first session, the topic of legal formalities for loan disbursement by Dr. Sharad Kumar Gupta. Dr. Sharad Kumar Gupta is a serving banker in the Punjab National Bank for last more than 8 years. He has been in the branch of rural and urban area and worked in various capacity like loan in charge, branch head, etc. For last 3 years, he is posted at Staff Training College, Lucknow as senior faculty and imparting training on various topics of banking, especially credit to the employee of PNB. So, most welcome, Sarath sir. Please start the session. थैंक यू सो मच मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सर का भी, जिन्होंने इसी सेशन से प्रोग्राम को द्विभाषी बना दिया, बाइलिंगुअल बना दिया. और धन्यवाद डॉक्टर शरद गुप्ता जी. थैंक यू. और मैम का आप रागिनी मैम का, जिन्होंने इस प्रोग्राम में आने के लिए यहाँ इनवाइट किया और ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने देश की न्यू जनरेशन, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के साथ अपने विचार साझा कर सके, उनकी समस्याओं को सुन सके. और एज ए प्रोफेशनल, चूंकि बैंकिंग में मेरे को एक लंबा समय हो चुका है, तो जो समस्याएं प्रैक्टिकली एक पर्सन फेस करता है लोन को पब्लिक सेक्टर बैंक से रेज करने में, उन समस्याओं को हम यहाँ डिस्कस करें. और एक जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर रेजिंग द लोन एंड फॉर द डिसबर्समेंट, बिकॉज फाइनल पॉइंट ऑफ एनी लोन इज डिसबर्समेंट. यू मे गेट सैंक्शन, but final thing is when you are getting the funds. So up to that mark we have to कौन से प्रोसेस हमको अडॉप्ट करने होते हैं, आज हम इस सेशन में देखेंगे. फ्रेंड्स, चूंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, इसलिए इस सेशन को इमीडिएटली शुरू करते हैं. साथ ही अगर आपको कहीं भी कोई समस्या हो, आप हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और सेशन के लास्ट में हम इन सारी क्वेरीज को भी लेंगे. Friends, entrepreneurship, as you all know, it's a very important thing. और खास करके भारत देश की जो डेमोग्राफी है, सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब ऑफर नहीं की जा सकती, और ना ही ये समय की डिमांड होनी भी चाहिए. तो ऐसे समय में एंटरप्रेन्योर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड एंटरप्रेन्योर प्लेज सच ए इंपॉर्टेंट रोल कि इकोनॉमी का मेजर कैश फ्लो एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू होता है. नाउ सी, whenever we approach to a bank or any financial institution for capital, because we have great enthusiasm, we have great interest, we have great ideas, but to implement those ideas into the field, we need cash, we need capital, which we may or may not have. तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास जो भी हमको बिजनेस शुरू करना है, हमें जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसमें आपकी हेल्प करने के लिए बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमेशा खड़े हैं. नाउ सी फ्रेंड्स, कि बैंक केवल कैपिटल प्रोवाइड कर रही है, रेस्ट जो एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज है वो रागिनी मैम अपने प्रोग्राम के थ्रू आप में इनकलकेट करेंगी. तो कुल मिला के इस प्रोग्राम के बाद द नेशन, द स्टेट इज गोइंग टू हैव गुड एंटरप्रेन्योर्स. बैंक की एक और खास बात है कि जिसे लास्ट स्टेटमेंट जो मैंने कहा कि यू मे हैव कैश, यू मे नॉट हैव कैश. इफ यू हैव कैश, इवन देन यू मस्ट गो टुवर्ड्स बैंक कैश. कि because entrepreneurs whenever invest their cash in any business or new innovation or idea, there is some risk attached to that implementation phase. Why to take that risk on your own funds when government of India, public sector banks are there to provide you the funds? So the basic idea is कि bank can facilitate you, and even if you have your own funds, you can augment the size of business to achieve future goals in short future or near future. What you can get after 3 to 5 years by your own funds, you can achieve that goal in just
few months or few years by the addition of cash flow through the bank. Now, there are certain type of credit facilities जो बैंक प्रोवाइड करता है. बैंक ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. आम बोलचाल की भाषा में जब हम कहते हैं कि भाई हमें बैंक से लोन लेना है, हाँ, लोन टर्म जो है वो टर्म लोन के लिए टेक्निकली इस्तेमाल किया जाता है. आम बोलचाल की भाषा में बैंक से जो कुछ भी मिला है वो लोन है, लेकिन टेक्निकली इट इज टर्म लोन. टर्म लोन क्या होता है? व्हाट इज टर्म लोन? कि बैंक प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी इन ए लंप सम अमाउंट एंड you repay the credit facility in the form of EMI. Generally, this kind of credit facility is granted for the fixtures and capital goods. आपको लैंड परचेज करनी है, आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, आपको प्लांट एंड मशीनरीज इस्टेब्लिश करनी है, या इसके अलावा और दूसरे कैपिटल असेट्स अगर आपको क्रिएट करने हैं, देन द क्रेडिट फैसिलिटी विल बी टर्म लोन. बिकॉज वो कैपिटल गुड्स या फिक्स असेट्स जो होते हैं उनकी जो यूजेबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म पीरियड की होती है. तो इस क्रेडिट फैसिलिटी का रिपेमेंट भी लॉन्ग टर्म में ही होना होता है. मैम मेरी आवाज तो आप तक सही से आ रही है ना? हाँ जी सर, आवाज आ रही है और स्लाइड्स भी आपकी मूव कर रही हैं. ओके, थैंक यू मैम. सेकेंड इज कैश क्रेडिट. कैश क्रेडिट क्या है? हम वी हैव ये जो टर्म लोन की फैसिलिटी है, इसमें एक मुश्त पैसा आपको दे दिया गया और छोटी छोटी किश्तों में इसको रिकवर किया गया. But we also need some funds for working capital or revenue expenditure. What is revenue expenditure? जो हमारे डे टू डे बिजनेस लाइफ के एक्सपेंडिचर्स होने. आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आपको टेलीफोन बिल पे करना है, आपको लेबर चार्जेस पे करने हैं, आपको रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, आपको बहुत सारे ऐसे जो रूटीन एक्सपेंसेस हैं छोटे छोटे, इन सब के लिए भी यू नीड फंड्स. Then the credit facility you may need is cash credit or overdraft. Overdraft and cash credit. These are the two facilities you may go for. Actually, इनको combine करके अगर हम बोलते हैं, then it is line of credit. जो cash credit की facility है, generally बैंक इसमें जितने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग और इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, देन you will be given cash credit. And if you are working in a service sector, then overdraft is preferred. Why it is? Because under every credit facility there is some underlying security. Since manufacturing unit have stock in shape of security, that's why cash credit can be provided. But in service sector, we need some kind of tangible security. That's why overdraft is preferable. Third is non-fund based securities. When you will come in the market and start your business, you may need some non-fund based credit facilities, as if you are dealing with some government department or even some big private company. You procure some contract or you got some contract to complete, then they will seek some kind of guarantee in the shape of bank guarantee. So this bank guarantee is nothing but a non-fund based credit facility. Suppose if you got an order from a big private company, like you are manufacturing the
carrier of bicycle, and Atlas or Hero company is purchasing that part from you. But whether you can complete that order or not, they will require some sort of guarantee. That guarantee is provided in shape of bank guarantee. बैंक कहता है कोई बात नहीं, अगर इन्होंने ऑर्डर टाइम से आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग पूरा नहीं किया तो आपका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे। तो एंटरप्रेन्योर से लायबिलिटी शिफ्ट हो जाती है बैंक पे। तो बैंक भी एंटरप्रेन्योर्स की गारंटी क्यों लेगा? व्हाई विल बैंक टेक द गारंटी ऑफ एंटरप्रेन्योर? they seek some kind of security, and after analyzing various parameters and features of security, bank takes the guarantee in shape of non-fund based guarantee. There is also one more thing in non-fund based facility, that is letter of credit. In short, it is called LC. When you deal with some other businessman, there is some kind of trust deficit. When you are dealing in import or export, you have never visited Dubai, but still ready to export your material to Dubai. But what is the guarantee that payment will come in time? So that guarantee is taken by the bank in shape of letter of credit. Not only in foreign trade, inland trade also uses letter of credit. आपको यूपी में रहते हैं, you got some order from Maharashtra or Karnataka, और आप विजिट नहीं कर सकते, कस्टमर के क्रेडेंशियल्स जान नहीं सकते, एंड देयर आर मैनी लिमिटेशंस जो आपको फोर्स करेंगे कि हम अपना पेमेंट इंश्योर करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट का सहारा लें। बैंक इन दोनों ही चीजों को इशू करने की अपनी एक नॉमिनल सी फी लेता है, बट आपके बिजनेस में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इन शेप ऑफ टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, एंड इनडायरेक्टली in shape of non-fund based credit, in like bank guarantee, letter of credit, helps you. Second thing, in July 2020, Government of India revised the definition of MSME, and that's a very good step. And recently, if you see that retail trade and wholesale trade both has been included under ambit of MSME. Previously, trading activity was not the part of MSME, but now you can also take the trading activity as and at the same time can enjoy the benefits of MSME. So what is MSME? Can we make micros? It was a micro, small and medium enterprises. ओके, ठीक है, आप माइक्रो हो, स्मॉल हो या मीडियम हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको लोन चाहिए, बिजनेस करना है, करेक्ट ना? आपको क्या एडवांटेज है एमएसएमई होने से? Yes, ma'am, who was speaking? What is MSME? Can reply again. No, sir, I am not very well in economics, so I cannot. I don't know actually. आपको पता है? हमने भी. Sir, there are various schemes, government schemes for MSME. जो भी हमने what we got to know in the last sessions कि जो MSME है उनके लिए काफी गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल हैं, जिससे कि वह स्कीम्स तो नॉन एमएसएमई के लिए भी हैं. Okay, sir. Then what is the difference between these two schemes? Sir, I think जो MSME है उनके लिए जो क्रेडिट और मतलब जो इंटरेस्ट रेट और वो सब है, that is मतलब ज्यादा बेनिफिशियल है for MSMEs. उतना ही है ऑलमोस्ट, कोई खास अंतर नहीं है. टेक्निकली स्पीकिंग कोई कुछ भी कहता रहे, हम देते हैं ना लोन, हमको पता है 50,000 तक के लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, सिक्योरिटी बहुत मिनिमम है, और आई थिंक माइक्रो के लिए सिक्योरिटी भी नहीं देनी है. One point is there. You can understand the limit, means how much loan you can get, maximum loan how much you can get.
that you can understand. कितना भी लो, हम तो देने के लिए बैठे हैं। आप 2 करोड़, 10 करोड़, 500 करोड़, वो तो MSME होगे नहीं होगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। And it is easy to get license and registered. उतने ही धक्के खाने हैं। Same amount of धक्के you will get in market whether you are MSME or a non-MSME. In fact, Security कम है। सर्टिफिकेट ले लिया, घूमता रहता है, देखो मैं नया बिजनेस शुरू करना है मेरे को, आई वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। और जो नॉन MSME है वो जुगाड़ से निकल जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यस देयर इज ए क्राइटेरिया फॉर MSME, बट व्हाट विल आई गेट आफ्टर कैटेगराइजेशन इन MSME। नाउ अब हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज योर बिजनेस। आप बिजनेसमैन हैं और हम बैंकर हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MSME का वो कैटेगराइजेशन किया जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और मेरे को एक टारगेट दे दिया कि आप जितना भी लोन करेंगे उसका 7.5% MSME को देना है। तो अब मैं जितना ज्यादा लोन नॉन MSME को दूंगा उतनी ज्यादा लायबिलिटी मेरी है कि मैं आपको भी लोन मुझे देना पड़ेगा। भाई आप तो नए बिजनेसमैन हो, पता नहीं बिजनेस चलाओगे नहीं चलाओगे, यहाँ पे कितना अटेंटिवली सेशन को अटेंड करोगे। Sir, I have a little query. नहीं, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। हाँ, yes sir. तो आप पर रिस्क हम क्यों लें, इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ टारगेट से, कुछ कंपल्शन से, कुछ ऑब्लिगेशन से, जिसकी वजह से हमें MSME को लोन देना ही देना होगा। तो फर्स्ट थिंग कि यू विल गेट द लोन। सेकंड थिंग, आई थिंक सपना या प्रीति ने हमें अभी बताया कि सिक्योरिटी, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज। और ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्यों है, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, आप बैंक जाएंगे, ओके व्हाट डू यू हैव इन सिक्योरिटी, can you mortgage your house, can you mortgage some other land or immovable property? No sir, we don't have. Okay, can a person of very good means take your guarantee? No sir, to whom I will ask? ये जो प्रॉब्लम है कि इनिशियली जो कोलेट्रल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है in the shape of immovable property, in the shape of third party guarantee, that is waived to MSME up to a certain extent. वो एक्सटेंट क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आपको एक तो फर्स्ट गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या दी कि आपको लोन मिलेगा, 100% मिलेगा। सेकंड थिंग, विदाउट एनी कोलेट्रल सिक्योरिटी मिलेगा, विदाउट एनी थर्ड पार्टी गारंटी मिलेगा। बट इसके लिए आपको MSME होना होगा, और MSME होने के क्या क्लॉज हैं ये हम जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको पता भी होंगे कि माइक्रो, जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट ऑफ मशीनरी में या इक्विपमेंट्स में अप टू 1 करोड़ हो या टर्नओवर 5 करोड़ तक हो, स्मॉल इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़। नाउ दिस इज द क्राइटेरिया। बट इस क्राइटेरिया में जो लेटेस्ट चेंज हुए हैं जो आपको जानना जरूरी है, नंबर 1 कि पहले क्या होता था कि एक पर्सन है X, he established a unit named Messrs ABC, और इसमें उसका टर्नओवर हो गया 200 करोड़। ठीक है, जैसे ही 250 करोड़ एक्सीड करेगा वो मीडियम एंटरप्राइज की मैक्सिमम लिमिट को ब्रीच कर जाएगा। दैट्स व्हाई इस प्रोप्राइटर ने एक दूसरी यूनिट एस्टेब्लिश अनदर यूनिट मेसर्स XYZ, और इसमें भी 200 करोड़। तो MSME का अनड्यू बेनिफिट ले रहे हैं मिस्टर X whenever they reach the maximum, around the maximum limit of MSME categorization, he used to switch to a new unit. Now it has been amended that GSTN linked to a single PAN number, वो सब एक ही यूनिट के रूप में कैटेगराइज की जाएगी, that will be considered as a single unit. कुछ एग्जम्पशंस जो दिए हैं, that turnover, suppose स्मॉल एंटरप्राइज के लिए 50 करोड़ है,
So to promote the export, export sales shall not be included in the turnover of MSME for the purpose of categorization. एक चेंज जो आया है कि we also see the investment in plant and machinery in case of manufacturing unit है तो वहां हम investment in plant and machinery को देखते हैं. If it's a service industry, then investment in equipment. तो ये इक्विपमेंट की बुक वैल्यू देखनी है, परचेज वैल्यू देखनी है. अगर ये प्रोक्योरमेंट है, आई मीन नॉट इवन मैन्युफैक्चरिंग एंड नाइदर इट्स सर्विस, और हम प्रोक्योर करके उसको रीसेल कर रहे हैं, या आई मीन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को ही मॉडिफाई करके रीसेल कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट, तो उस केस में हम क्या सिक्योरिटी दिखाएंगे? देन आल्सो जो फिक्सचर्स है ना, मींस यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग एक्टिविटी. फर्स्टली जैसे हमने बताया कि लास्ट मंथ ही ट्रेडिंग एक्टिविटी हैज बीन इंक्लूडेड इन अंडर द एम्बिट ऑफ एमएसएमई. और ट्रेडिंग एक्टिविटी में जो आपके फिक्सचर्स में इन्वेस्टमेंट होता है उनको हम इंक्लूड करते हैं एज इक्विपमेंट के रूप में. करेक्ट. So these are the key modification in MSME in recent time. So you can also take trading activity, but trading activity में कोई value addition नहीं होता. Trading activity is just a business. You will become businessman. But Ragini ma'am and her team is trying to make you an entrepreneur. Entrepreneur is something different, and I will like you. आप लोग जो है एक ट्रू एंटरप्रेन्योर बने और जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है ना उसको इनहांस करें, बिकॉज रिस्क एंड बेनिफिट्स गो हैंड इन हैंड. सो मूविंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द की डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू गेट द फंड डिसबर्स्ड फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. First and important thing is application form. And now the application form can be submitted in digital form. बता सकते हैं कैसे? We can also submit our application digitally. There is a through Udyam app. Yes ma'am, yes please. उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, we can register on that. Yes, उद्योग आधार gives you a certificate, but लोन की एप्लीकेशन उद्योग आधार से लिंक्ड नहीं है ना. There are certain portals initiated by Government of India. One is PSB loans in 59minutes.com. Second portal is Udyami Mitra. For MSME, these two portals are very important because Udyami Mitra portal now also includes allied activities to agriculture. Besides MSME, allied activities to agriculture, a loan application can also be submitted in Udyami Mitra portal. So animal husbandry related loan application, or if you want to start a big dairy enterprise, then can also submit your loan application. Now, what are the benefits of these portals? आप बैंक में जाके ब्रांच मैनेजर के साथ चाय पी के उनको अपने परिवार के किसी व्यक्ति का अच्छा बड़ा रेफरेंस देके फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म दें, या ऑनलाइन PSB loans in 59minutes.com पर अपनी एप्लीकेशन दे दें. दोनों में क्या अंतर आएगा? कोई अंतर आएगा? Assurity. Assurity to what? To get the loan or get your application rejected?
And at least we did the legal thing, no? Assurance Yes. of the guarantor. Now see, I think we can reduce the mid money amount, or we can say under the table amount money. one thing is there. Maybe this practical problem may also persist at this time. We can save time, sir. बट मुझे लगता है कम से कम बैंकिंग सिस्टम से ये काफी हद तक गायब हो चुकी है, काफी हद तक गायब ही हो चुकी है. We can save time. We can save time by online application. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और ये जो PSB लोन्स इन 59minutes.com है ना, ये 59 मिनट में आपकी एप्लीकेशन पे रिजल्ट बता देगा. 1 घंटे से पहले आपको पता चल जाएगा कि वेदर योर लोन एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी एंटरटेन्ड और बाय एनी बैंक और नॉट. अगर आपकी पसंद का कोई बैंक है, यू कैन चूज दैट बैंक और ब्रांच इटसेल्फ. इफ यू don't have concern regarding any particular bank, then your application will be flowed in this portal, and any bank can pick your application. Yes, we are ready to provide you the funds. So application form is very important, and if you are submitting in online mode, then you have to put all the requisite documents and all the requisite information. But if you are submitting the loan application offline, then it must be duly filled, signed, and proper information should be provided in one go, so that there is banker doesn't face any problem in processing. एप्लीकेशन फॉर्म अकेले सबमिट नहीं की जाती, इसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं. कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक बैंकर देखता है कि आपकी लोन एप्लीकेशन के साथ आए हैं कि नहीं आए. जो जो टर्म आपने लोन एप्लीकेशन में लिखा है, हर टर्म से रिलेटेड, हर फैक्ट से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अटैच्ड होना चाहिए. अगर वो नहीं होता है तो बैंकर आपसे दोबारा मांगेंगे, फिर एक्सरसाइज शुरू होगी, चीजें डिलेड होंगी. तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे केवाईसी डॉक्यूमेंट. तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल, एक्टिविटी प्रूफ. एक्टिविटी प्रूफ के बारे में जो बताया ना कि इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस, देन यू मे फेस डिफिकल्टीज टू प्रोवाइड एक्टिविटी प्रूफ. But Udyog Aadhaar is one of the fine document. You can register in free. It is 100% online. No human interfere is there in the process. So you can get activity proof in the shape of Udyog Aadhaar. If you have different addresses, like factory आपको कहीं दूसरी जगह पे establish करनी है, ऑफिस कहीं अलग मेंटेन करना है, रेजिडेंस आपका अलग है, then you have to provide the address proof for all the locations. Udyog Aadhaar memorandum, it is very important, and activity proof can be generated easily, and there are certain financial documents. कुछ बैंक आपसे इनकम प्रूफ की भी डिमांड कर सकते हैं कि ठीक है, हमें आप ITR दे दीजिए. बट टू इनिशिएट ए बिजनेस, MSME की ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आपके पास ITR पहले से है, अच्छी बात है, बट इफ यू डोंट हैव, देन नोबडी कैन फोर्स यू. इनकम प्रूफ इज नॉट मैंडेटरी to initiate a business, but if you are already running a business, then you have to mandatorily show the ITR, whether the business is generating any income or not. That ITR must be an acknowledged one, because whenever you file your ITR, income tax department process your income tax return and then after acknowledges it. And acknowledged ITR must be supplemented with computation of income. Only the ITR is not sufficient. You have to provide income proof in shape of acknowledged ITR along with computation of income.
Friends, if you have little bit knowledge of math and computer, you can file your ITR online by yourself, and you can compute your income by yourself. In fact, मुझे लगता है कि इनकम कंप्यूट करने के लिए महिलाओं से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता. तो you don't need the help of any chartered accountant or any account expert. You can do it yourself. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का मतलब ये नहीं कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की बनी हुई होनी चाहिए. आप अगर हाथ से भी लिख के दोगे, एंड इफ इट्स ए स्मॉल यूनिट, इट इज एक्सेप्टेबल. Balance sheet, project report, and sale returns are the other financial which a bank will require, and your quantum of finance will depend on the project report and the projected financial figures which you are going to attain by your business. Sale return, if you are an existing one, sale returns may also be required. Then comes the security document. Okay. Now we can see one by one these things, like application form. Ma'am, ये screen show हो रही है ना? Yes, sir. Presentation. Okay, thank you. Application form should be duly filled. Second thing, correctness. अगर हमारे पास कोई ambiguous document है or there is any discrepancy, it is good not to mention it. Loan application form, like for example, आधार कार्ड में जो नाम है उसकी स्पेलिंग वोटर आईडी कार्ड से डिफर करती है. जैसे सपोज सिमरनदीप कौर, तो सिमरन और दीप के लिए DIP भी कहीं कहीं लिखते हैं या DEEP भी लिखते हैं. तो अब इस तरह की अगर डिस्क्रिपेंसी है तो आप वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर मेंशन करें जिसमें ये सारी चीजें सही हैं. डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग, नेम की स्पेलिंग के रिगार्डिंग, बिकॉज अब सारी चीजें चूंकि सिस्टम के थ्रू प्रोसेस होती हैं तो वो सिस्टम इन सारी चीजों को भी फिगर आउट कर लेता है और डिस्क्रिपेंसी के रूप में ला देता है. तो हमको वही डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए जो ये 100% करेक्ट हो. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इज एक्नॉलेजमेंट. व्हाई शुड वी ऑब्टेन एक्नॉलेजमेंट? बिकॉज देयर आर सर्टेन turnaround time attached to your loan application in which any bank or financial institution has to dispose your loan application. भाई आपको सैंक्शन करना है सैंक्शन करो, रिजेक्ट करना है रिजेक्ट करो, बट इस टाइम फ्रेम में आपको एक्शन लेना ही लेना है. व्हाट इज दैट टाइम फ्रेम? नाउ MSME में मीडियम एंटरप्राइज के लिए ये नॉर्म्स अलग हैं और माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए नॉर्म्स अलग हैं. माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए 5 लाख अप टू 5 लाख की लोन एप्लीकेशन के लिए 2 वीक, 5 से 25 लाख तक के लिए 3 वीक्स, एंड मोर देन 25 लाख, इफ लोन अमाउंट इज मोर देन 25 लाख, द टाइम नॉर्म इज ऑफ 6 वीक, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सी इन द टेबल. नाउ important thing is from when these time norm will start, and these time norm will start from the date of acknowledgement. That is why taking physical or online acknowledgement is very important from the point of view of borrower. Actually, there is a code of Indian Bank Association, and these time norms for micro and small enterprises has been prescribed by that forum. So अगर आप 5 लाख तक की एप्लीकेशन किसी बैंक में लेके जाते हैं तो मैक्सिमम टाइम पीरियड वो बैंक ले सकता है कितना? 2 वीक्स, और 25 लाख तक के लिए 3 वीक्स. KYC डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड एक्टिविटी प्रूफ, ये 3 प्रूफ आप लगा के दीजिए
तो कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे विल नॉट रेज एनी क्वेरी ऑन द KYC document. Financial documents, generally it is prepared by some account expert or chartered accountant. CMA data is a kind, it is just a format. The data of balance sheet is prepared in a definite format and it is called CMA data. Generally required for entities having loan amount more than 50 lakh or 5 crore. बड़े amount में इसकी जरूरत पड़ती है. But in every case, you will need to supplement the balance sheet. Now see, balance sheet has certain parts and you have to submit all the parts like asset liability statement, profit and loss account, cash flow statement, and if you are a company, then you also have to submit the auditor's report and director's report. In some case, bank will accept only audited balance sheet, that is ABS, and in other cases non-audited balance sheet can also be accepted. तो आपको पता है बैंक ऑडिटेड बैलेंस शीट कब मांगेगा? कब आपको जो बैलेंस शीट है वो पहले से ही ऑडिट करा के रखनी चाहिए? When you are a यस सपना मैम? when you are a company. No. When we are running a private limited company, that's time. ये पता है, हमारा भ्रम है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बड़ी होती है. बैंक में आने से पहले हम भी एक एंटरप्रेन्योर थे और 2 कंपनी बंद करा चुके हैं. खोली भी हमने थी. कंपनी बड़ी नहीं होती है. अब तो वन मैन शो भी चल सकता है. आपको पता है ना, OPC होती है 1% कंपनी. आप भी कंपनी खोल सकते हैं. कंपनी के कुछ अपने एडवांटेज हैं, हो सकता है दूसरे सेशंस में उनको भी इंक्लूड किया जाए और आप जानेंगे. अदरवाइज आप इनको गूगल करके भी पढ़ सकते हैं. नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रेस्पेक्ट में ऑडिटेड बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट होती है टर्नओवर पर, कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है देन आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए होगी. कुछ बैंक्स की इंटरनल गाइडलाइंस भी होती है. लाइक अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक में अगर इफ यू आर टेकिंग ए लोन ऑफ 20 लाख और अबव, यू विल नीड टू प्रोवाइड ऑडिटेड बैलेंस शीट. 20 लाख तक अनऑडिटेड बैलेंस शीट होगी तो भी चलेगा. ठीक है. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर टर्नओवर, दैट इज 1 करोड़ से ज्यादा है, ऑडिटेड बैलेंस शीट की जरूरत पड़ती है. नंबर 2, अगर उसमें प्रॉफिट 8% से कम हुआ है, आप ऑलरेडी एक बिजनेस रन कर रहे हैं और आपने कहा कि नहीं हमारा टर्नओवर तो केवल 40 लाख है और हमको केवल 5% का बिजनेस हुआ. तो ऐसा नहीं है. कोई भी बिजनेस जब चलाएंगे तो ऑन एन एवरेज 20 to 25% का प्रॉफिट होता है. सर सॉरी टू इंटरवीन, आपका स्लाइड नहीं दिख रहा है सर. ओके मैम. हाँ जी, अब आ गया सर. ओके मैम. ओके. वन इज हाँ, हम इलस्ट्रेशन दे रहे थे कि टर्नओवर आपका 40 लाख है और एंड यू आर सेइंग दैट प्रॉफिट जनरेटेड बाय दिस यूनिट इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर इज जस्ट 5%. देन यू हैव टू get your balance sheet audited mandatorily as per statutory guidelines. तो आपको बैलेंस शीट जो है ऑडिट करानी पड़ेगी, बिकॉज इफ यू शो योर प्रॉफिट लेस देन 8%,
then it is mandatory for you to get your balance sheet audited. तो बैलेंस शीट के जितने पार्ट्स हैं, asset liability statements, profit and loss account, cash flow statement, and in case of company, director's report and auditor's report in case your balance sheet is an audited one. What is audited report? Because auditor's report plays a vital role in the processing of your loan, especially cash credit. कि जो भी थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल भर में जो हम बिजनेस करते हैं और उसमें कुछ अकाउंटिंग के रूल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं कि भाई आपको जीएसटी मंथली बेसिस पे जमा करानी है या क्वार्टरली बेसिस पे जमा करानी है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऑडिटर क्या करेगा, आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट में अपनी रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीजें लिख देगा कि इस एंटिटी ने इन सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पालन नहीं किया। और ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर अगर कुछ एडवर्स फीचर होते हैं तो बैंक क्या करेंगे, कहेंगे ये तो अपना काम सही से नहीं करते, बैंक का लोन कैसे रीपे करेंगे, योर क्रेडिट वर्दीनेस इज गॉट अफेक्टेड। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अदर इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पैरामीटर्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देयर आर टू थिंग कि अगर आप मेरे से पूछें कि भाई एमएसएमई को कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है, तो क्या एमएसएमई को कोलेट्रल फ्री लोन लेना चाहिए या सिक्योरिटी कोई अपनी अगर उनके पास अवेलेबल है तो सिक्योरिटी देकर लोन लेना चाहिए, विच इज गुड। एमएसएमई कैन गेट कोलेट्रल फ्री लोन। Should it go for collateral free loan or should provide any collateral security if it is? कौन सा अच्छा है, कोई बताएगा? कोलेट्रल फ्री। सपना ने बताया कोलेट्रल फ्री। सही बात है, फ्री की चीज किसको बुरी लगेगी, अच्छी लगेगी, नहीं? सिक्योरिटी। नाउ इस स्लाइड में हम इन दोनों को कंपेयर भी करेंगे और देखेंगे कि क्या हमको फायदे हैं अगर हम सिक्योरिटी देते हैं और क्या हमको फायदे हैं जो अगर हम कोलेट्रल फ्री लोन देते हैं। नाउ फर्स्ट इज बैंक नीड्स सिक्योरिटी एंड दिस सिक्योरिटी इज ऑफ टू टाइप। First is primary and other one is collateral. So what is primary security? The security which is created out of loan amount for the जिस पर्पस से लोन दिया गया है। If we have financed for purchasing car, then car is primary security. If we have finance for purchase of plant and machinery, then plant and machinery is primary security. If we have financed for the purchase of stock, stock will primary security, but stock is, this security is in such of nature that this security can be eroded at any moment of time. Stock can be moved from one place to any other place anytime. So bank demand collateral security in shape of immovable property so that the interest of bank can be preserved in longer run. If customer is not able to provide collateral, there is Government of India. Government of India की various schemes है like CGT MSC, but
Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprise. CGTMSE gives guarantee in place of collateral security, but for micro and small enterprise only. It is not for medium enterprises. Second is CGFMU, Credit Guarantee Fund for Mudra loans. This fund provides security for micro, small and medium enterprise, but only up to rupees 10 lakh. And there is a company called NCGTC, which govern CGFMU and Stand Up India scheme. So if you are micro or a small enterprise, CGTMSE can take guarantee up to rupees 2 crore. And if you are micro and small but taking trading activity, CGTMSE can take guarantee up to rupees 1 crore. But practically problems क्या आती हैं? What is practical problem? अगर आप बैंक में जाएंगे तो 10 लाख तक की लोन एप्लीकेशन को ही ब्रांच मैनेजर अपने एंड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गारंटी फंड से कवर कर सकता है. इसके ऊपर हायर अथॉरिटीज की परमिशन की जरूरत पड़ती है. तो आपके अगर डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से बने हुए हैं, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, ओनली देन यू गेट सैंक्शन बाय कवरिंग योर लोन इन एनी guaranteed trust up to for amount more than rupees 10 lakh. 10 लाख से ऊपर का लोन है और आप कोलेट्रल नहीं देना चाहते तो आप यकीन मानिए आपको अपने डॉक्यूमेंट बहुत ही व्यवस्थित रूप से सबमिट करने होंगे, वरना आपका लोन CGTMSE में कवर होकर नहीं हो पाएगा. 10 लाख के ऊपर आपको बहुत ज्यादा व्यवस्थित होना है और आपको जस्टिफिकेशन देना है कि नहीं ये बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा. तो दीज आर द, ये गारंटी ट्रस्ट हैं जिनके थ्रू कोलेट्रल सिक्योरिटी को वेव कर दिया जाता है. नाउ ये गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों ले रही है? Why will Government of India take guarantee of Ms. Preeti Umrao? Preeti ma'am? Sir, your PPT is not visible. I think. Yes, sir. Is it visible now? Yes, sir, visible. Yes, sir. Now my question is, there is nothing in the PPT, no? Why will Government of India take the guarantee of your loan? Sapna ma'am? Yes, sir. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी गारंटी, आपके लोन की गारंटी क्यों लेगी? Because they want to raise entrepreneurs. हाँ? Because they want to raise entrepreneurs. जरूरी थोड़ी है गारंटी लेके बनेंगे, हो तो ऐसे भी बन जाएंगे. That is one aspect. प्रॉफिटेबल अगर होगा ये सोसाइटी के लिए, अगर एप्लीकेबल होगा सोसाइटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए अगर जरूरी होगा तब वो सब कुछ ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी दे देगी ना. अगर आपको बिजनेस कराना है, आप बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हो, आपको 50 लाख रुपए दे देगी, बात ठीक है ना. बैंक की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत, करिए बिजनेस. गारंटी क्यों लेती है? वन थिंग इज टू इनकलकेट द एंटरप्रेन्योरशिप. आप रिस्क लेना सीखे. सेकंड थिंग इज कि ये गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में नहीं लेती, इसके लिए एक फीस चार्ज करती है. और ये फीस कितनी होती है? 1% ऑफ लोन अमाउंट प्लस रिस्क प्रीमियम.
एनुअल गारंटी फी है। अगर CGTMSE की बात करें, अगर आप 50 लाख का लोन लेना चाहते हैं तो आपको एनुअली लगभग 70,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने होंगे, तब वो आपकी गारंटी लेगी, वरना नहीं लेगी। 1% ऑफ 1% ऑफ लोन अमाउंट प्लस रिस्क प्रीमिया। ये ना एक वेरिएबल कंपोनेंट होता है रिस्क प्रीमिया। इट डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी यू आर टेकिंग, इट डिपेंड्स ऑन द बैंक in which you are going to submit the loan application, because up to what extent that bank has lost the claim to CGTMSE, risk premium is a variable component. So if we talk about Punjab National Bank, for an amount rupees 50 lakh, manufacturing unit में around 70,000 will be the annual guarantee fee. 70,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी ना, आप लगाएं लगभग 6,000 रुपए महीना। तो आपने जो कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं दी उसकी फीस आपको कितनी पड़ रही है? 5 से 6,000 रुपए महीना 50 लाख के लोन के लिए। सो इफ यू हैव कोलेट्रल सिक्योरिटी, भाई घर है हमारे पास, घर तो कोई जाने वाला नहीं है, केवल घर के पेपर अगर आप बैंक में रख देते तो क्या होगा? दिस अमाउंट 5 to 6,000 रुपीज पर मंथ यू कैन सेव, दैट विल एड कंपोनेंट टू योर इनकम। करेक्ट। तो वन इज द डिफरेंस कि CGTMSE की गारंटी या कोलेट्रल फ्री लोन, कोलेट्रल फ्री होते हैं but there is a fee attached to that loan. एक और भी चीज है कि अब CGTMSE ने एक हाइब्रिड मॉडल शुरू किया है, हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल। One second, sir. I mean, collateral security में only immovable property, or we can keep a movable property as well? Only generally collateral security is taken in the shape of IP, immovable property. Okay. ठीक है। So CGTMSE just 2 years back has introduced the concept of hybrid security. What is hybrid security? Suppose you are raising a loan of rupees 50 lakh. And ready to provide the collateral in shape of your residential house. But when bank assessed the value of your house, it came to be 40 lakh. Now bank is saying either reduce your exposure to 40 lakh or give us additional security for rupees 10 lakh. क्या करेंगे? भाई घर की वैल्यू तो हम रातों रात नहीं बढ़ाते ना, घर को रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। और अगर हमने रिड्यूस कर दिया तो हमारी प्रोजेक्शंस ऐसी नहीं रहेंगी जैसी हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखी है। आपने जो भी प्रॉफिट की वैल्यूज बताई हैं, दैट इज ओनली आफ्टर इन्वेस्टिंग 50 लाख रुपीज ना। तो लोन अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, कैपिटल रिड्यूस होगी, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। और हो सकता है कि कोई की कंपोनेंट, कोई प्लांट एंड मशीनरी जो आपको इस्टेब्लिश करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो आपको रन ही ना कर पाए बिजनेस। देन 10 लाख के सिक्योरिटी के लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अब 10 लाख का घर कैसे बनाएंगे? तो इसी के लिए फॉर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू सच केसेस, CGTMSE has introduced the concept of hybrid security. What is hybrid security? Previous to this concept, in CGTMSE covered account, no bank can accept any collateral security or any third party guarantee. But now collateral security and third party guarantee can be combined. Means अगर आप 50 लाख रुपीस को CGTMSE में कवर करते हैं तो आपको प्रॉफिट से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू
pay a fee of rupees 6,000 per month, around 70,000 rupees to CGTMSE. But in case of hybrid model, you can cover your loan by collateral security and CGTMSE as well. तो 40 लाख की आप collateral security ऑफर कर देंगे और 10 लाख रुपीस CGTMSE में कवर्ड हो जाएंगे। ये अगर कवर होते हैं तो ठीक है। जो फीस the fee which was previously rupees 6,000, it will be reduced to rupees 1,000 per month. तो आपके एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। So if you have collateral security, then you should go for offering the collateral security. And if you don't have, then it's okay. हम मेहनत करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, उसके बाद बैंक को देंगे, CGTMSE को देंगे, करेक्ट। नाउ ये हमने डॉक्यूमेंट्स की बात की कि जो मेजरली डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ना। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जैसे हमारा अगर 10 लाख रुपीस का लोन है, तो व्हाट आर द प्रोसेसेस बैंक इज अडॉप्टिंग टू सैंक्शन एंड डिसबर्स आवर लोन। फर्स्ट इज application, submission of application and other documents. और ये थर्ड वाला जो है ना, इसी को हमने डार्क बना रखा है, दैट इज इंटरव्यू। ये इंटरव्यू होता ही होता है, बैंकर्स इस इंटरव्यू को कंडक्ट करते ही करते हैं। इट मे बी इन ए वेरी फॉर्मल एनवायरनमेंट और मे बी वेरी इनफॉर्मली। No, it is our business secrets. No, कि whenever a banker visits to your residence, कि भाई आप कस्टमर को क्या लगता है कि भाई घर देखने आए हैं, अपना है कि नहीं है तो कितना बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, अच्छी जगह पे है कि नहीं है, सिक्योरिटी के पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नहीं, एक बैंकर जब घर देखने आता है तो रास्ते में आपसे बहुत सारी बातें करता है, एंड उस समय पे आप जो भी बात बताते हैं उन सब चीजों का एक मतलब होता है। एक बैंकर उन सारी चीजों को आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक करके देखता है। वो पूछेगा, ठीक है, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं कि सिंगल न्यूक्लियर फैमिली है, आपके कितने बच्चे हैं, आपके भाई बहन क्या करते हैं, उनके कितने बच्चे हैं, अच्छा, और रिलेटिव्स के बारे में बताइए, नेटिव प्लेस आपका कहाँ है, फैक्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये लीज पे है या आपकी ओन्ड लैंड है, कंस्ट्रक्शन कब किया था, ऐसे ही पूछता रहता है। ये पूरा का पूरा कन्वर्सेशन इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू। तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो भी इंफॉर्मेशन हमको सप्लाई करनी है वो ऐसी ना हो कि जो हमने फैक्ट लोन एप्लीकेशन में मेंशन किए हैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट करे। और सही बताएं तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक बैंकर उसके अंदर जो ढूंढता है वो सबसे बड़ी चीज ढूंढता है सच्चाई और ईमानदारी। अगर आप सच बोल रहे हैं और अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो कोई बैंकर कभी आपको परेशान करता नहीं। तो इफ यू आर ट्रूली गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस, देन जो भी फैक्ट्स हैं आप सच बताइए। ठीक है, हो सकता है आपको लगता हो कि दिस इज द फैक्ट विच इफ आई टेल टू ए बैंकर इट विल मार्क ए नेगेटिव इंप्रेशन, बट नहीं, सच बोलना है। क्योंकि आपके फैक्ट्स जो भी गैदर किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन लाके वो अलमारी में कहीं रख देता है या फाइल पे लिख के छोड़ देता है। नो, ये सारे फैक्ट्स वैलिडेट किए जाते हैं। वैलिडेशन कैसे होता है, इसके आगे और भी प्रोसेस है। जैसे हेलो सर, मुझे क्वेश्चन है इसमें। ये जो आपने सारे इंफॉर्मेशन दिए, इसमें एक मेरे लोन के रिगार्डिंग एक क्वेरीज है
ये है कि मानिए मेरे एक उन फ्लैट मैंने लिया है जो लोन पे है अभी भी, जॉइंट नेम में है मेरे और मेरे हस्बैंड के नेम में, ठीक है। तो जिसका फर्स्ट लोन ओनर जिसका नाम है मेरे नाम में है, तो अगर मानिए गवर्नमेंट का जो अगर अभी मेरे हस्बैंड है BSNL में इंजीनियर, गवर्नमेंट का पेमेंट अगर राइट टाइम में नहीं आ रहा है, इसके वजह से अगर मानिए तो वो लोन का अमाउंट महीने के एंड में अगर सैलरी आ रहा है तो लोन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है कि इसका लोन टाइमली पेमेंट नहीं हो रहा है। तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं कुछ लोन इसके मेरे इंटरप्रेन्योर बिजनेस के लिए अगर लोन लेना चाहूँगी तो उसमें कुछ इसका कुछ ये इम्पैक्ट आएगा क्या कि इसका लोन का टाइमली नहीं हो रहा है तो इसमें ओके कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? सोमा मैम, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट स्लाइड में ये सारी चीजें हैं, एंड आई एम श्योर कि यू विल गेट योर आंसर इन दैट स्लाइड। ओके ओके सर, थैंक यू। So once your interview is done, there are certain back-end processes. वो कौन से होते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, और उसी में मैम की क्वेरी का आंसर भी है। बैंक्स गिव्स यू ए सैंक्शन, और उसके ये सैंक्शन जो है वो अनकंडीशनल नहीं होती, इनके साथ कुछ कंडीशन अटैच्ड होती हैं, जिन कंडीशंस को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए और इस पर अपनी कंसेंट देनी चाहिए। बैंक तो साइन कराता है ढेर सारे डॉक्यूमेंट, आपको पता भी नहीं चलता कि क्या साइन कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता, बट उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है जो बाद में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को, आपके डिसबर्समेंट को, आपके बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है अगर आपने प्रॉपरली कंप्लाई नहीं किया। तो उन टर्म्स एंड कंडीशन को भी हमें क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज इस पूरी दुनिया में अगर कोई चीज अनकंडीशनल है तो वो एक ही चीज है, और वो है माँ का प्यार। इसके अलावा जो भी चीज है सब कंडीशनल है। इसके बाद आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच यू साइन ऑन द डॉक्यूमेंट्स। तो टर्म्स एंड कंडीशन जो सैंक्शन लेटर के साथ आपके पास आती है, दोज आर वेरी ब्रीफ। Detailed terms and conditions are written in the agreements, and at this moment only security creation take place. Means if you have offered some collateral security, तो collateral security की mortgage भी इसी समय पे की जाती है, और then after disbursement हो जाता है। हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें पहला है ड्यू डिलिजेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, मेड भी आधार कार्ड, चाहे उद्योग आधार, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, कोई सा लाइसेंस, बैंक इसको ऑनलाइन या उस एजेंसी के पास लेटर भेज के वेरीफाई करता है कि ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, इट शुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट, अदरवाइज वो पकड़ा जाएगा, बच नहीं सकता। क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सेकंड इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की इंडिया में 4 कंपनी है, जिसमें से सिबिल का नाम जो है सबसे प्रेवलेंट, सिबिल, इक्यूफैक्स, एक्सपीरियन एंड हाईमार्क। These are the companies which provide credit information report in India. Now आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं कि if you have taken any loan previously, how you repaid that loan, and on the basis of that a credit score is provided to individual and other entities. तो बैंक इसको असेस करता है कि आपने पिछले लोन्स का रिपेमेंट कैसे किया था। अब जैसे मैम की क्वेरी थी कि भाई हमारा दूसरा लोन है जिसमें हम जॉइंट बोरोवर हैं, को बोरोवर हैं या गारंटर हैं, और उसका रिपेमेंट किन्हीं सर्टेन रीजन से अफेक्ट हो रहा है, तो क्या मेरी क्रेडिट वर्दीनेस पे भी अफेक्ट आएगा? निश्चित रूप से आएगा। कि जब भी कभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर कोई एडवर्स फीचर होते हैं तो बैंकर क्या करते हैं, उसको डायरी में नोट करके रख लेते हैं, एंड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिफॉल्ट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस पर्टिकुलर लोन। तब आप उनको एक्सप्लेन करते हैं
अगर बैंकर आपके रीजन से सेटिस्फाई होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें अगर आपका रीजन जेन्युइन है, जस्टिफाइड है, देन देयर इज अ नो प्रॉब्लम। बट अगर आप जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं तो सर्टेनली देयर इज अ प्रॉब्लम। तो सिविल स्कोर देखने के बाद, उसके फीचर्स इवेल्युएट करने के बाद बैंकर आपकी लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। Then comes the risk rating. Risk rating is done purely by the bankers. There are certain modules, और इनकी बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक बैंकिंग इंडस्ट्री में पायनियर रहा है रिस्क रेटिंग का, और रिस्क रेटिंग के मॉड्यूल हमारे यहाँ काफी बेहतर है। तो इसमें जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं पर्टेनिंग टू योर मैनेजमेंट आपका कैसा होगा, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, पार्टनरशिप फर्म है, या दूसरी कोई एंटिटी है, बिजनेस इन कौन सी एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं, इंडस्ट्री आउटलुक क्या है। जैसे आज की समय में बात करें तो टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री बूम पे है, हाँ, हेल्थ केयर सेक्टर बूम पे है ना, तो और ये सेक्टर आगे भी बूम पे रहने हैं, तो इन सेक्टर्स को प्रेफर करते हैं। फाइनेंशियल्स आपके कैसे हैं, और कमिटमेंट एंड सिक्योरिटी लेवल, सिंसियरिटी लेवल को भी असेस किया जाता है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंशियल्स हम ये कैलकुलेट करते हैं कि आपको मैक्सिमम कितना लोन दिया जाए ताकि ये एक्टिविटी सही से चले। सही से चलने का मतलब क्या है कि अगर हम शॉर्ट फंडिंग करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, और अगर हम एक्सेस फंडिंग करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। इन दोनों ही कंडीशन में बिजनेस नहीं चल पाता। तो ऑप्टिमम फंडिंग कैलकुलेट की जाती है, और उसके लिए आपको क्या जरूरी है कि जितना भी बिजनेस का प्रोसेस फ्लो है वो बैंकर को समझाएं। अगर आपने समझा दिया अच्छी बात है, वरना बैंकर क्या करेगा, अपनी तरफ से समझने का प्रयास करेगा, और पता नहीं वो कितना समझ पाए कितना ना समझ पाए, अकॉर्डिंगली वो लोन के परमिसिबल बैंक फाइनेंस को कैलकुलेट करेगा। एंड डिपेंडिंग ऑन योर individual characteristics of the loan proposal, covenants means terms and conditions are made, और उन terms and condition पे आपको लोन सैंक्शन किया जाता है। नाउ सैंक्शन हो गया, उसके बाद डिसबर्समेंट प्लान होता है जो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। नाउ देयर आर सर्टेन स्कीम। सर जस्ट अ मिनट, प्रीवियस स्लाइड में आपने सिविल के बाद क्या लिखा, आपने एक बार पढ़ के सुनाई ना फिर। सिविल, ये इक्विफैक्स, एक्सपीरियन एंड हाईमार्क, ये 4 कंपनी है जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देती है, हम लोग इन्हीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं ना। अच्छा, अब आपके कुछ बेनिफिट की स्कीम्स हो सकता है यहाँ पहले भी ये डिस्कस हुई हो, अदरवाइज हमारे पास टाइम कम है, और इनके बारे में जान लेते हैं कि मुद्रा स्कीम जो है, ओके ये कौन सी स्लाइड है, नाउ इन स्कीम्स को अगर समझना है तो इनके कुछ पहलुओं को समझना होगा। नंबर 1 पर्पस, कि किस स्कीम में किस पर्पस के लिए लोन दिया जाता है। नंबर 2 रिपेमेंट पीरियड। नंबर 3 मोराटोरियम पीरियड। रिपेमेंट पीरियड एंड मोराटोरियम पीरियड में क्या डिफरेंस है? रिपेमेंट पीरियड इज द पीरियड in which you repay the loan, and moratorium period is a kind of holiday period. It is a kind of gestation period in which you are attaining the profitability, and after moratorium period repayment period starts. One important term used in sanction letter is margin. What is margin? The part of money which you invest from your side is called margin money. Second is loan amount, and last is security. इन पैरामीटर्स पे इन स्कीम्स को कंपेयर करके हम इनके डिफरेंसेस को जान सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मुद्रा स्कीम, पर्पस मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी करेंगे देन यू कैन रेज लोन इन मुद्रा स्कीम। बट प्रॉब्लम कहाँ है इसके? एक्सटेंट में एक कैप है कि इट कैन नॉट बी फाइनेंस फॉर मोर देन ₹10 लाख, और मैक्सिमम एक्सटेंट इज जस्ट ₹10 लाख।
Then if your financial need is up to rupees 10 lakh, then go for Mudra scheme. Although there is no distinction for financing any male or female candidate under this scheme, but still, since no collateral or third party guarantee is required in this scheme, it is very beneficial. Generally, repayment period for term loan is 3 to 10 years, or moratorium period may vary from 0 to 18 months. Margin depends on the corpus of loan, means up to for loan up to rupees 2 lakh, there is no requirement of margin. For more than 2 lakh up to rupees 5 lakh, you may require a margin of rupees 15%, and for more than 5 lakh, you will require a margin of rupees 25%. Means अगर 8 लाख की लागत आ रही है, तो जिसमें के 2 लाख आपको लगाने होंगे, 6 लाख बैंक लगाएगा, तो 8 लाख का प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा. 25% margin. Second is Stand Up India scheme. Stand Up India मोराटोरियम पीरियड क्या हुआ? मोराटोरियम पीरियड बेसिकली मैम होता क्या है कि सपोज आपने 6 लाख रुपए लिए, ठीक है, लोन के, और 2 लाख रुपए अपने पास से लगाए, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर दिया. तो बिजनेस स्टार्ट करते ही इनकम जनरेट करना शुरू कर देगा क्या? नो सर, इट विल टेक सम टाइम ना. तो डिपेंडिंग द एक्टिविटी ऑफ योर बिजनेस, ये जब प्रोसेसिंग करते हैं हम, तो इवेल्युएट करते हैं कि इन व्हाट टाइम दिस बिजनेस विल बिकम प्रॉफिटेबल. एंड आफ्टर दैट टाइम, सपोज हमने आपको रिपेमेंट पीरियड दिया 5 साल का, 60 मंथ, करेक्ट. तो 6 साल में आपको इसे रीपे करना है, और 1 साल का दे दिया, 12 महीने का दे दिया मोराटोरियम. तो शुरू के 1 साल आपको कोई भी ईएमआई पे नहीं करनी है, बल्कि अगले 5 साल में 60 मंथ में आपको रीपे करना है. इस 1 साल में ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा. ये 6 लाख रुपए 1 साल बाद हो सकता है 6.5 लाख हो जाए, है ना, लेकिन 1 साल बाद इसका रीपेमेंट स्टार्ट होगा. तो इट्स ए काइंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड और ब्रीदिंग पीरियड है बिजनेस. जस्ट लाइक एजुकेशन लोन, आप 1 साल का मार्जिन. यस ओके, उसको भी मोराटोरियम ही कहते हैं, है ना. ओके. Second scheme is Stand Up India scheme. It's very good scheme. If you need a corpus more than rupees 10 lakh, then this scheme is very beneficial. इसके साथ अटैच क्या चीज है कि एक तो SC ST कैटेगरी को बिलोंग करने वाले कैंडिडेट प्लस विमेन एंटरप्रेन्योर, इन 2 कैटेगरी के अंदर ही इस स्कीम में लोन दिया जा सकता है. आप अगर नॉन इंडिविजुअल एंटिटी बनाकर लोन शुरू करते हैं, मींस इट मे बी ए पार्टनरशिप फर्म, इट मे बी ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी SC ST या वो महिला पुरुष तो होती नहीं है, तो उसमें क्या है, मोर देन 50% शेयर SC ST को या विमेन को बिलोंग करना चाहिए, तो भी स्टैंड अप इंडिया के अंदर आप फाइनेंस ले सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट क्लॉज क्या है, द फाइनेंस कैन बी मेड ओनली फॉर ग्रीन फील्ड एक्टिविटी. What is greenfield activity? New ideas, new unit establish करने के लिए हम स्टैंड अप इंडिया स्कीम में लोन दे सकते हैं, बट फॉर एक्सपेंशन, फॉर डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंस कैन नॉट बी मेड अंडर दिस स्कीम. एक्सटेंट 10 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक लोन आप इसमें ले सकते हैं, और इसमें भी किसी भी कोलेटरल सिक्योरिटी या थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत नहीं होती. तो सर, ये जो इसमें नो कोलेटरल वाला फीचर है, इसके लिए क्या अलग से फीस है, जैसे कि आपने CG समथिंग व्हाट वाज दैट CGTSME में था? बिल्कुल है मैम, बिल्कुल है. आप, मैंने बताया ना कि इस दुनिया में ओनली वन थिंग, मदर्स लव इज, अदरवाइज एवरीथिंग इज क्विट प्रो क्यो. वो कंडीशनल ही है. तो यहाँ भी मार्जिन जो है
पहले 25% हुआ करता था कि सपोज अगर आप 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो आपको 25 लाख रुपए अपने पास से लगाने पड़ेंगे, बट नाउ दिस मार्जिन हैज बीन रिड्यूस्ड इन जनवरी 2021। हाँ, अब केवल 15% की जरूरत पड़ती है। पर्पस मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग कुछ भी हो सकती है। रिपेमेंट पीरियड 10 ईयर तक जा सकता है एंड अकॉर्डिंगली द मोरेटोरियम पीरियड डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी। PMEGP is a wonderful scheme, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि एक तो इसके में कोई भी अपर एज का क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के लेते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए अर्बन और रूरल एरिया में रेस्पेक्टिवली 25% और 35% की कैपिटल सब्सिडी है। कैपिटल सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि आपने सपोज 25 लाख रुपए का, इसमें फर्स्ट में ना मैक्सिमम कैप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 25 लाख रुपए ही है, 25 लाख से ज्यादा का लोन इसमें नहीं होता है। तो 25 लाख रुपए का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसमें 8,75,000 रुपए कैपिटल सब्सिडी की फॉर्म में आए, और अगर आपने केवल 3 साल बिजनेस रन किया तो 8,75,000 रुपए आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गिफ्ट है आपको। और अगर अर्बन सेंटर है। हेलो सर, एक क्वेश्चन करना है इसमें मुझे। ये जो लोन के बारे में अभी जो बैंक के साइड से, बैंक के नाम से बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, तो इसमें हम लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सा ओरिजिनल एंड कौन सा फ्रॉड? मतलब समझा नहीं, किस तरह के फ्रॉड में? सर, बैंक के नाम से बहुत सारा मेल एंड मैसेज आ रहा है कि आपको इतना लोन प्रोवाइड किया जाएगा, KYC दीजिए, ये कीजिए उसमें। हाँ, देने के बाद भी मेरे साथ भी हुआ ऐसा फ्रॉड, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कैसे पता चलेगा ये। ओके मैम, हर बैंक की अपनी कुछ कॉर्पोरेट वेबसाइट्स होती हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक की pnbindia.in, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की बात अगर हम कर रहे हैं तो pmegp.gov.in, तो आप उन्हीं तरह के URL पे जाके इंफॉर्मेशन को देखें, है ना। जो स्पैम मेल होती है, SMS आते हैं हमारे पास, उनको इग्नोर ही करना बेहतर है, इसमें और कुछ भी नहीं। जो भी सोर्स है उसको ऑथेंटिकेट करना जरूरी है। एक अच्छी बात PMEGP के लिए भी यही है, मैम इग्नोर ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, हमें ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा सोर्स, अदरवाइज तो फ्रॉड के विक्टिम बन ही जाएंगे। PMEGP में ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए लोन नहीं मिलता, केवल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए। मार्जिन 5 to 10% डिपेंड करता है, और एक्सटेंट 25 लाख तक हमने बता दिया। 10 लाख तक इसमें कोलेटरल सिक्योरिटी में आप कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 लाख के ऊपर भी अगर आपका प्रोजेक्ट वायबल है तो कोलेटरल सिक्योरिटी वेव की जा सकती है, दैट इज डिपेंड्स ऑन बैंक, बट 10 लाख तक आपको कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं मांगेगा। मोर ओवर, अगर एक बार आपने अपना प्रोजेक्ट अच्छे से चला दिया तो सेकंड फाइनेंस भी इस स्कीम में ले सकते हैं, और उसमें आप 1 करोड़ तक लोन ले सकते हैं, जिसमें 20% तक की सब्सिडी आती है। मतलब 1 करोड़ का लोन लिया, 20 लाख रुपए, 1 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट, 10 लाख रुपए मार्जिन, 20 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गिफ्ट। इसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में भी हम काफी बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें डायरेक्टली एक्टिविटीज को CGTMSE गारंटी नहीं देती, लेकिन इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में हमको बेनिफिट मिलता है कि ये माइक्रो लोन्स के लिए है रूरल एरिया में, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो केवल 4% पड़ता है, तो बहुत माइक्रो लेवल पे है SHG का। अब आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, जैसे इसमें 4% का लोन है और रेस्ट में कितना % इंटरेस्ट पड़ेगा? नाउ सी, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मे इट बी
Stand Up India, may it be PMEGP or any other MSME loan, it depends on risk rating. भाई आपके proposal में कितना risk है ना? But for certain loans, for loans up to rupees 20 lakh, the rate of interest is fixed, and it is now linked to repo rate. So RLLR plus 0.80, ये 50,000 तक का लोन लेते हैं तो RLLR इस समय PNB की, चूंकि ये भी वेरी करती है, तो 6.80 plus 0.80. ऐसे ही for more than 50,000 up to rupees 20 lakh, 6.80 plus 1.95. Accordingly, it depends on the risk underlying your loan proposal. Any other query? सर जैसे कि रेपो रेट वैरी करते रहते हैं, हाँ, तो आई मीन इंटरेस्ट रेट भी हमारा उस हिसाब से वैरी करता रहेगा। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आरबीआई खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड आरबीआई कोलैबोरेटली जो भी कैश फ्लो है उसको मैनेज करते हैं, और बिजनेसमैन का खास करके एमएसएमई का ध्यान रखते हैं, और ये रेपो रेट इतना वेरी नहीं करते जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो कि भाई आपका प्रॉफिट पिछली बार जो है 5 लाख रुपए था, इस बार नील हो गया। नो, इट कैन नॉट बी लाइक दैट। बहुत ही मार्जिनल वेरिएशन होता है। और 8 साल की जो मेरी बैंकिंग की सर्विस है, इसमें मैंने यही देखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन्स पे ग्रेजुअली कम होते जा रहे हैं। मींस businessmen are getting more profit. So in future, I mean, this government is especially focusing on this government, that government, all government की बात नहीं है, तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात है ना। बट हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट अट्रैक्टिव ही होने। यहाँ अभी आप खैर ठीक है, आप इंडिया के रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, बट अभी भी हम आपको पता है जैसे बायर्स क्रेडिट वगैरह जो हम फॉरेन करेंसी में लोन लेते हैं, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5%, 2%, ये हाल है। एनीवे, इट्स नॉट द मैटर ऑफ डिस्कशन हियर। एनी अदर क्वेरी? सर एक्सक्यूज मी। यस मैम। सर सिबिल रिलेटेड भी क्या आपके पास रहेगा आंसर? हाँ हाँ बताइए। जैसे आपने कहा था कि कोई लोन लेने से पहले वो लोग सिविल स्कोर वगैरह देखते हैं, तो सर कोई सिविल स्कोर में अगर कोई गड़बड़ी हो, जैसे किसी एक ने लोन ही ना लिया हो और उसका काफी डाउन हो सिविल स्कोर, क्योंकि किसी और के नाम से ना परचेजिंग किसी और ने की, कभी क्रेडिट कार्ड वगैरह बना ही नहीं था, तो सर वो रिगार्डिंग जो कंप्लेन है वो कहाँ पे करे, कहाँ से इसको अपडेट कराएं सिविल स्कोर को? मैम मुझे भी जानना चाहिए। ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप बता रही थी ना, वो लोग सिविल भी निकालते हैं, वो लोग हम लोग ही हैं, हम ही लोग सिविल निकालते हैं, हम बैंक वाले हैं। जी सर, ये सर इतनी भारी गड़बड़ कर रखी है जिसने कभी कुछ किया ही नहीं, और एक और पवन के नाम से 2 पवन इकट्ठा हो गए, फादर नेम भी सेम थे, और एक जो सिविल स्कोर हमारे नोन है उनका बहुत डाउन हो रखा है, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, उनको पता है, उन्होंने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि वो दूसरे गांव के हैं, लेकिन फिर भी हाँ, सिविल स्कोर 2 हफ्ते में भी ठीक हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैम, होता क्या है कि जैसे जब भी हम इस तरह की क्वेरी डालते हैं तो इसका प्रोसेस फ्लो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। होता क्या है कि सिविल को अगर आप कोई भी कंप्लेंट करते हैं कि भाई आप मेरी सिविल रिपोर्ट में एक ऐसा अकाउंट दिखा रहे हैं जो मुझे मेरे से रिलेटेड नहीं है, तो सिविल उसको डायरेक्टली डिलीट नहीं करता, वो उस बैंक को वो क्वेरी भेजता है। उस बैंक को क्वेरी जाने के बाद उस बैंक के रिप्लाई पर डिपेंड करता है कि सिविल उस अकाउंट को डिलीट करेगा या नहीं। सेकंड थिंग, इस तरह की मिस्टेक्स जनरली आधार कार्ड तो हो नहीं सकते, बट पैन कार्ड एक ही नाम से या एक ही नंबर पे 2 पैन कार्ड इशू हो जाने के कारण होता है। पहले मुझे लगता था कि इस तरह की गलतियां नहीं हो सकती, बट आप एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पैन नंबर भी अपना चेक कराइए कितने लोगों को इशू हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा करस्पॉन्डेंस करना पड़ सकता है। एट द सेम टाइम एक ही नंबर का पैन कार्ड दूसरे लोगों को, 2-3 लोगों को इशू हो सकता है।
हाँ देखा, मैं आपको बताऊं कि प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल लगता है, बट जब हाँ। पहला इस तरह का केस मेरे सामने आया था तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास खुद गया था वेरीफाई करने के लिए, बिकॉज borrower was claiming that loans mentioned in civil report doesn't pertain to me. तो मैंने कहा ठीक है, आप बहुत ही रेस्पेक्टेड कस्टमर हैं, बट मैं आपकी बातों पे ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकता। मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विजिट किया तो वहां पर पाया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक काउंटर अलग से बना रखा है जो केवल ऐसे ही केसेस डील करता है। ओके, तो सर कहाँ पे इस चीज को लेके हम लोग कंप्लेंट, हाँ। क्यों थोड़ा सा कॉरेस्पॉन्डेंस हम कर चुके हैं लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई हाँ, भी मैम एक काम कर सकते हैं, आप एक तो सिविल को एक मेल डालिए, हाँ, और वहां से आपको पता चलेगा एक्चुअली किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हाँ आप ये जो है ना रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट हो रही है। तब या तो आप एक काम कीजिएगा, अगर आपकी ये पर्सनल प्रॉब्लम है ना, तो अपनी सिविल रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करके रागिनी मैम को भेजिएगा, वो हमें फॉरवर्ड कर देंगी, तो हम आपको बता देंगे कि एक्चुअली मिस्टेक कहाँ है। ओके सर, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सर। Any और other सिविल query? का कोई सर सिविल का कोई मेल आईडी है तो थोड़ा बताइए ना कंप्लेन करने का। सिविल की वेबसाइट पे जाइए, कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे, आपको मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। Any other query friends? Because time has हम ऑलरेडी सेशन से काफी आगे आ गए, सो थैंक यू वेरी मच। होप कि आप बहुत अच्छा करेंगे और बड़े और अच्छे एंटरप्रेन्योर बनेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, Sarath sir, for taking Thank a you very very much, Shara sir. It was so nice, so informative presentation. Thank you, ma'am. So participants, now quiz time. I'm sending quiz in chat box in both session. Please do it. And now next session I will be start at after 5 minutes. Participants, we have amongst us a very senior person, a very learned person from Department of Science and Technology only. The next session will be taken up by Professor Manoj. He is from Department of Science and Technology, and he will be talking to you about the science communication and entrepreneurship. That would be his topic. So after his topic session, then my sessions will commence. And it's a humble request again to all the participants to kindly speed up your quiz filling process so that we can start the session, as the speaker for the next session is already logged in. Good afternoon, Manoj sir. Good afternoon. नमस्कार। Very nice to see all of you. नमस्कार। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद धन्यवाद। This is quiz time, so they are just okay. Please carry on. Yes, sir.
Have you done, everybody? मैम एक बार और लिंक भेजिए, कनेक्ट हो गया था। Okay, okay. Okay, I'm sending. I think Jyoti ma'am, we can start with the session. Meanwhile, participants quiz करके भर के और इसको submit करते चले जाएंगे. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Sure. Yeah. So now I'm going to start our next session. On the yes, sir. Yes. Thank you, Jyoti madam. I welcome Professor Dr. Manoj Pateria ji, who is advisor in the Department of Science and Technology, Government of India. Before that, he served as a director of CSIR NISCARE, a national level laboratory on science communication, and before that, he served as a additional director general of Prasar Bharati, and he is the founder head of Kisan Channel. So I'm basically a scientist and science communicator of international level and the founder of science communication in India. Number of courses in different universities are conducted under his guidance at the MSc and PhD level. NISCARE is also conducting MSc. ACSIR is conducting MSc in Science and Technology Communication, and particularly PhD in Science and Technology, that is in the field of science communication. So we have number of participants of science communication and science journalism here, apart from the science and humanities also. So they must be interested in the field of science communication, how much it is important for a women entrepreneur. And today we will have a very interactive session with him. So I very respectfully welcome Dr. Manoj Pateria ji